Okay, so you just strike off problem number 11, okay, from the book, page 387, problem 11, उसको cancel कर देना, ambiguous है. Page 387 में problem number 11, page 387 problem number 11 को strike off कर दो. Page 387 problem number 11, ठीक है. अब since we have completed the chapter, therefore we are moving into the next chapter, mergers and acquisition. इसका जो शुरू का पोर्शन है वो थियरी डिस्कशन है जो अवॉइडेबल नहीं है. इसमें कुछ रिटन नहीं है. बुक आपको कल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन दैट केस यू विल रेफर टू द नोट्स देन. अभी अपने कॉमन जो स्लाइड पे चल रहा है उसके थ्रू एक बार थियरी डिस्कशन कर लेते हैं. अगर कहीं लगा कुछ लिखाना है तो पेज का रेफरेंसिंग देके एक बार कॉपी में लिख लेना एंड उसको ऐड टू द नोट्स लेटर, ठीक है. सो लेट्स नॉट वेस्ट दिस 1 hour ऑफ टाइम बिकॉज नॉर्मली मर्जर्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम अ सम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि उस पर 5.5 क्लासेस लग जाता है. तो वो जो हाफ वाला पार्ट है वो आज हो जाए तो बढ़िया, ठीक है. और भी जैसे कि जब मर्जर में इतना थियरी डिस्कस करते हैं ना शुरू में, तो सम्स का रिदम थोड़ा ख़राब हो जाता है इन नॉर्मल क्लास. तो अच्छा है कि आज थियरी वाला पार्ट ख़त्म हो जाए तो कम से कम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट अवे वी कैन कैच अप द प्रैक्टिकल. फॉर दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर वेटिंग फॉर मर्जर्स टू स्टार्ट एंड विल ज्वाइन अस नेक्स्ट क्लास, ये सेकेंड पार्ट जो है वो यूट्यूब में लोड कर देंगे कल, तो वो लोग घर पे देख के आ जाएगा, ठीक है ना. ओके, ध्यान दो. Mergers and acquisition is the only chapter out of the small chapters which has never given dhoka to the student, which means that it has always appeared in the exam for at least 10 marks. Leasing से कभी कभी नहीं आया है, डिविडेंड पॉलिसी से कभी कभी नहीं आया है, म्यूचुअल फंड से कभी कभी नहीं आया है, बट मर्जर्स से ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब नहीं आए. इसका मतलब आउट ऑफ द स्मॉलर चैप्टर्स इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है. कोई हालत में भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. यू मे स्टार्ट घर आके द फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स एग्जाम के बाद मर्जर्स, बिकॉज देन यू गारंटी योर सेल्फ 10 से 20 नंबर का तो लॉक इन हो गया, ठीक है. लेट्स होप कोई एकदम नया टाइप का सम नहीं आ जाए, ठीक है. बहुत कम आता है नया टाइप का सम, जनरली सारा वैरायटीज एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू मैंशनड, और कॉपी में आप अगर लिख लो जो आप मार्क कर लोगे, एटलीस्ट 10 मार्क्स, ठीक है. इट हैज़ टू कम एटलीस्ट 10 मार्क्स, ठीक है. एटलीस्ट 10 मार्क्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन से आएगा ही. नाउ वी आर नॉट सिटिंग ओवर हियर टू डिस्कस द अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ मर्जर, दैट इज AS 14, ठीक है. कि पूलिंग मेथड, परचेज मेथड, वो अपने डिस्कस करने नहीं बैठे हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग द लीगल एस्पेक्ट ऑफ मर्जर. We are not discussing the tax aspect of merger. We are discussing the financial evaluation of a merger proposal. कि क्या mergers and acquisition shareholders के लिए wealth creating है या wealth destroying है. That's it. What is the effect of the merger on shareholders' wealth? If the merger is going to create shareholders' wealth, thumbs up, go for it.
If it is going to destroy shareholders' wealth, we reject it. It is unfortunate that chapter का नाम mergers है, क्योंकि actually there is something called corporate restructuring. Corporate restructuring मतलब एक corporation का structure को change करना so as to create better value for the shareholders. तो corporate restructuring topic होता है जिसके अंदर एक होता है expansion. Expansion माने merger. एक होता है contraction मतलब demerger. और एक होता है चेंज इन ओनरशिप एंड कंट्रोल. क्या? चेंज इन ओनरशिप एंड कंट्रोल. जैसे कंपनी पब्लिक है तो वो प्राइवेट बन रहा है. पब्लिक कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करके प्राइवेट बन रहा है. ठीक है. तो एक्चुअली 3 पार्ट है. एक है एक्सपेंशन मर्जर, और एक है कॉन्ट्रैक्शन डीमर्जर, और एक है चेंजेस इन ओनरशिप एंड कंट्रोल. बट इफ यू टॉक अबाउट इट फ्रैंकली 95% तो मर्जर ही केस है. तो इसलिए चैप्टर का नाम मर्जर पड़ गया, पर बाकी दोनों भी लास्ट के टाइम पे रीविजिट होंगे कि डी मर्जर में क्या पूछ सकता है, चेंजेस इन ओनरशिप एंड कंट्रोल में क्या पूछ सकता है. डी मर्जर से सम आया हुआ है, चेंजेस इन ओनरशिप एंड कंट्रोल से थियरी आया हुआ है. तो रिमेंबर लार्जर पर्सपेक्टिव, मर्जर के अलावा 2 चीज़ और है. ठीक है ना. रोड मैप जैसे डिजाइंड है, पहला मर्जर टाइप्स, सिनर्जी एंड एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजीज, ये पूरा थियरी पोर्शन है. ठीक है. आने को यू में गेट सम थियरी आउट ऑफ इट. And therefore you remember that SFM में most of the theory has been covered with you in classes itself. ठीक है तो? Such that very less theory will be left to be discussed separately. Second part है financial evaluation of merger, माने उसका sums, financial evaluation. Third part demerger है, और fourth part क्या है? Changes in ownership and control. तो आपको पूरा road map समझ में आ गया. These are the concluding portions. ये और ये बोलने को 2 parts है. They are just like 20 minutes अफेयर ईच. ओके. लास्ट का सेकेंड पार्ट में हो जाता है. तो मेन अपना जो टाइम स्पेंडिंग है वो पार्ट 2 में होगा ना. पार्ट 2 इज गोइंग टू बी द टाइम इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट. तो अकॉर्डिंगली मैंने पार्ट 1 जो अपने को थियरी डिस्कस करना है उसको 4 पार्ट्स में डिजाइन कर दिया. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, सोर्सेज ऑफ सिनर्जी, टाइप्स ऑफ मर्जर एंड टेक ओवर डिफेंस और एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजीज. ठीक है. ये 4 पार्ट्स का मीनिंग बता रहा हूं और कहां से क्या पूछ सकता है. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में 3 पार्ट्स दिया हुआ, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और क्या, चेंजेस इन ओनरशिप एंड कंट्रोल. ठीक है. जब तुम बाद में प्रिपेयर करते रहो घर पे, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, तो इन दैट केस भी प्रिपेयर करते समय ध्यान देना इंटेलिजेंटली कि एसएफएम में जो लैंग्वेजेस बीच पे लिखा हुआ है उनका कोई मार्क्स नहीं है. ऑफकोर्स अगर कोई टॉपिक तुमको समझना है, मैथमेटिकल टॉपिक है, सम्स है, और तुमको वो समझना है बिकॉज तुम भूल गए हैं, तो तुमको लैंग्वेज रीड करना पड़ेगा समझने के लिए. बट अदरवाइज अगर टॉपिक आपको आता है तो ज़्यादातर मेन पॉइंट्स देख के आपको सम्स पे ध्यान देना चाहिए. समझ रहे हो. जैसे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वो कहीं पूछता ही नहीं है. तो उसका जो एसोसिएटेड लैंग्वेज इज नॉट ऑफ टू मच यूज. when you are revising you should focus on okay कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना है 3 तरीका, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट, चेंजेस इन ओनरशिप एंड कंट्रोल. ट्राई टू गो फॉर द बिगर words rather than the individual languages to save your time. तो expansion में मैंने ये लिखा है कि अगर कोई कंपनी expand करना चाह रहा है, if a company wants to grow, there are 2 types of growth. One is what? Organic. The other is inorganic. ये दोनों दिख रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. दोनों में से कौन सा तुमको लगता है ये वाला है? सुनना कौन सा वाला. एक कंपनी सीमेंट कंपनी है, उसका नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस है, साउथ इंडिया में प्रेजेंस नहीं है. वो डिसाइड किया साउथ इंडिया में एक नया प्लांट ओपन करेंगे, साउथ इंडिया में एक नया प्लांट प्रोजेक्ट करेंगे, कैबज. व्हाट इज दैट? एक्सपेंशन. यस. विच एक्सपेंशन? ऑर्गेनिक. इंटरनली ग्रोथ करना, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ. ठीक है. तो और इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो गया मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कि प्लांट सेटअप करने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, कितना कॉस्ट लगेगा. इससे बढ़िया साउथ इंडिया में एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट को एक्वायर कर लेते हैं, कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं. So that's mergers and acquisition. So it's an inorganic growth strategy. What's your first opinion? Organic versus inorganic. Which is the shortcut? Inorganic. I was not going to say which is better, please. Organic can also be better. Because inorganic mein, what do you think? If you acquire an existing company whose value right now, market cap is 500 million, do you have to pay 500 million or more than that? More than that. Otherwise, why would the shareholders give their shares? ठीक है? शायद if I may remember 2006 में
Yahoo, okay, had put a bid to acquire Facebook for just $1 billion. Okay, Yahoo had put a bid to acquire Facebook for $1 billion, to which Facebook said no. And we know the result. ठीक है तो कहने का मतलब है that $1 billion to some people at that time in the media was such a high figure and people criticized that Facebook क्या कर रहा है गलती जो अपने आप को acquired नहीं होने दे रहा है, ठीक है तो but post facto that's it. तो कहने का मतलब है कि बहुत difficult है judge करना ex ante basis पे कि क्या क्या opportunities होंगे. Of course if you think from the point of view of Facebook कि since financial markets में asymmetry है, asymmetry मतलब insiders know more about the company than the outsiders ना. So those who were at the helm of affairs of Facebook, they actually knew what are they up to. वो लोग नया नया क्या चीज़ लाने वाला है वो उन लोग को पता था ना. और अगर वो बहुत ही एक्साइटिंग था तो दे फेल्ट दैट बाय द ट्रैफिक एंड बाय द कस्टमर बेस दैट दे कैन enlarge as a result of all that and the ad traffics that will go, it will be much higher than the $1 billion offered by Yahoo. ठीक है तो now frankly speaking mergers का class obviously becomes very interesting if one discusses only real life case studies out of it. ठीक है तो however given the syllabus ka sincerity and the exam ka focus, we have zero focus on real life into it. ठीक है ना तो which means that all that as usual has to be left to your interest. When you are studying you have to Google and you have to see whether you are interested in knowing about what mergers, what happened over there and here. ठीक है तो this is a very very stupidly designed curriculum जिस तरह दिया हुआ repeated sums illogically monotonously solve करते जाओ. ठीक है तो टू बी फ्रैंक यानी मैं बहुत ज़्यादा याहू ये सब में डाइवर्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज नहीं डाइवर्ट करते करते ही 5 क्लास लग जाता है. डाइवर्ट करने से कितना लगेगा पता नहीं है. ठीक है सो मैं तो केवल ये बता रहा था ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक. तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में इनऑर्गेनिक ग्रोथ है इनऑर्गेनिक और वो कॉस्टली है. क्या है? कॉस्टली. तो टिस्को अक्वायर्ड विच कंपनी? Tisco acquired which company? Chorus. Tisco acquired Chorus. ठीक है तो जब टिस्को कोरस को अक्वायर किया उसी समय टाटा मोटर्स ने अक्वायर किस कंपनी को किया? जैगवार. लैंड रोवर जैगवार को अक्वायर किया. उस समय ब्रांडिंग वाइज फ्रॉम एन इंडियन मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो अपने बहुत खुश हुए. ठीक है कि वी आर एक्वायरिंग फॉरेन कंपनीज. बट I don't remember the years and all, but उसके तुरंत बाद ही the world economy went into a crisis. Okay, वो 2007-8 का जो credit crisis है उसके बाद हुआ था. और जो भी companies लोग excessively leveraged थे, leveraged, debt ज़्यादा, ठीक है, they bear the brunt of it because recession में, for example, automobile sector and steel sector perform very badly. And you may know I have spoken several times that leverage amplifies the financial consequences. Leverage क्या करता है? अगर आपका गुड टाइम्स चल रहा है तो लेवरेज लेने से बहुत जोर का फायदा होता है क्योंकि अल्टीमेटली डेट पे ब्याज तो वही देना है 10-12-13% और सारा जो एक्स्ट्रा कमाया शेयर होल्डर के लिए तो द 13% बिकम्स 40% फॉर द शेयर होल्डर्स. इफ ROCE इज 13%, ROE इज 40%. तो गुड आउटकम्स बिकम ग्रेट एंड बैड आउटकम्स बिकम व्हाट? मिजरेबल. तो दैट इज व्हाट हैपेंड टू द एंटायर टाटा ग्रुप आफ्टर द मर्जर. दे वेंट थ्रू अ वेरी वेरी पेनफुल पीरियड थ्रू आउट दोज 3-4 years. ठीक है. It was just because of pure strength that they were able to bypass the period and plus the fact that India was not that much exposed to the credit crisis. Otherwise, they would not have been able to suffer the same. तो accordingly, inorganic growth जो है वो बहुत costly होता है. जोश में किसी को acquire करने में लगता क्या है? अगर यहाँ पे एक auction हो रहा है auction तो जीतने में लगता क्या है? पर in that case जो जीता वही तो हारा. Because जो जीता वही तो सबसे बड़ा पैसा दिया ना. इफ़ यू बिड द हाईएस्ट, मैं इतने में बिड कर रहा हूँ, ठीक है तो जीत गया, ले अब इतना पैसा देके. तो देयरफॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन में रियल लाइफ में सबसे बड़ा विनर हमेशा होता है मैनेजमेंट. कौन? मैनेजमेंट. इफ आई एम द CEO और CFO of X Limited and X Limited is really churning good amount of cash, I am successful in my education business, so in that case I would like to sit on a bigger chair. Because CEO या CFO का salary is a positive function of the firm size. The firm size. A larger company का CEO has a higher salary perks package as compared to a smaller firm. तो size matters to the management. Management हमेशा चाहेगा firm बड़ा 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 हो because वो लोग का salary उस पर linked है. ठीक है तो however बड़े बनने के चक्कर में अगर आप acquire कर रहे हो दूसरे companies को premium पे तो please समझो
share prices are determined by whom? Demand and supply. By demand and supply. So millions and billions of people are tracking the market, tracking the stock, tracking the industry day in and day out, and they are determining the share price. And then a company comes up and it says that this is underpriced. A company comes up and says that this is underpriced. हम तो ऊपर दाम पे तेरे को उठाएंगे. तो यार सारे के सारे दुनिया बेवकूफ़ है क्या? जो सारा दुनिया ने शेयर प्राइस निकाल के रखा है एक कंपनी का, और आप उस कंपनी को उसके डबल दाम पे उठा रहे हो. यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो मैथमेटिकली तो यहीं पे लग रहा है प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप इतना ऊपर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर. कभी कभी एक्चुअली कोई कंपनी का शेयर का दाम बहुत ज़्यादा पैथेटिकली गिरा हुआ रह सकता है बिकॉज ऑफ सम पेसिमिज्म या बैड मैनेजमेंट या पुअर स्ट्रक्चर, और प्लस हो सकता है दैट्स अ वेरी गुड फिट इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन रियली जनरेट सम गुड इकोनॉमीज ऑफ स्केल आउट ऑफ इट. दोज आर एक्सेप्शंस. Okay, when two companies merge, it is also a merge of cultures of the two companies. ठीक है, तो एंड मेनी टाइम्स द कल्चर डजंट सूट. एक कंपनी एकदम एग्रेसिव है, वहाँ के एम्प्लॉइज लोग बहुत एग्रेसिवली डिसीजन लेते हैं. दूसरा कंपनी एकदम सैटल्ड है, PSU टाइप, जो लोग काम करते ही नहीं है. अब दोनों का वर्क कल्चर कैसे लाएंगे साथ में? ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. ओके, एंड देयरफॉर व्हाट इज सेड इन दैट कॉमन प्लेस इज दैट मर्जर्स आर कॉर्पोरेट मैरिजेस एंड मैरिजेस में नॉट वर्क. ठीक है, तो इन दैट केस that's the sort of stuff given, and therefore you will find that जैसे ही A लिमिटेड B लिमिटेड को अक्वायर करने का बाजार में न्यूज़ र्यूमर छोड़ता है, वैसे ही A लिमिटेड का शेयर का दाम क्या होता है? गिरता है. बिकॉज लोगों को पता है ये तो जोश दिखा रहा है, ये तो ओवर पे कर रहा है, ये तो ओवर पे कर रहा है. और किसको ओवर पेमेंट मिल रहा है? B. तो B का शेयर का दाम क्या होता है? बढ़ता है. तो मैं जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड में हेज फंड पढ़ा रहा था, क्या? हेज फंड. तो हेज फंड का स्ट्रैटेजीज पढ़ा रहा था, उस पर एक स्ट्रैटेजी था मर्जर आर्बिट्राज. मर्जर आर्बिट्राज में मैंने बताया था एक हेज फंड टेक ओवर टारगेट को क्या करेगा? बाय. टारगेट को क्या करेगा? बाय. और एक्वायरर को क्या करेगा? सेल. एंटिसिपेटिंग द मर्जर, बिकॉज मर्जर में जनरली फायदा टारगेट को ज़्यादा होता है, एक्वायरर जनरली लूज करता है. मैं जनरली बोलते जा रहा हूँ, एक्सेप्शंस आ दे. ठीक है, तो ये जो वर्ड है इस पैराग्राफ के लास्ट में, सिनर्जी. सिनर्जी का मतलब VA प्लस VB ऐड करेंगे ना, पर VAB विल बी ग्रेटर देन दैट. माने वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स. ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स. VAB ग्रेटर देन VA प्लस VB. दिस इज द मोस्ट यूज्ड एंड द मोस्ट अब्यूज्ड रीजन फॉर मर्जर. मोस्ट यूज्ड, ठीक है, एंड मोस्ट अब्यूज्ड, विच मीन्स जो मैनेजमेंट ओवर पे कर रहा है अपने फायदे के लिए, ठीक है, वो जानबूझ के दुनिया को तो बोलेगा ही ना बहुत सिनर्जी है इस मर्जर में, आप देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, हम लोग का यहाँ पे कॉस्ट बचने वाला है, हम लोग का वहाँ पे कॉस्ट बचने वाला है, हम लोग का वहाँ पे क्रॉस सेलिंग होने वाला है. तो इन दैट केस 10 तो ज्ञान तो देंगे ही ना. तो सिनर्जी इज द मोस्ट यूज्ड एंड द मोस्ट व्हाट अब्यूज्ड रीजन फॉर मर्जर. ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मेथड्स दिया हुआ, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और चेंजेस इन ओनरशिप. ये दोनों तो अपने बाद में करने वाले हैं, मैंने इनका राइटअप लिखा ही नहीं है. और यहाँ पे मैंने बताया कि मर्जर माने कौन सा ग्रोथ? इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक क्या है? शॉर्टकट है. क्या है? शॉर्टकट. पर शॉर्टकट कॉस्टली भी है. जो मैनेजमेंट है, कौन? मैनेजमेंट. वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मर्जर क्यों कर रहे हैं, क्यों एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ वॉट? सिनर्जी. ठीक है, बिकॉज ऑफ सिनर्जी. तो in case you wanted to just highlight something, पेज नंबर 260 लिख के कॉपी में, पेज नंबर 260. तो पेज नंबर 260 में ऑफ कोर्स बाद में कोई वीडियो दिख रहा है उसके पास बुक है तो वो कॉपी में मत लिखना वो अंडरलाइन कर ले. पेज नंबर 260 में मर्जर डैश इनऑर्गेनिक ग्रोथ, मर्जर डैश इनऑर्गेनिक ग्रोथ, डैश इनऑर्गेनिक ग्रोथ डैश शॉर्टकट. शॉर्टकट, टाइम बचता है, बट कॉस्टली. बट कॉस्टली. शॉर्टकट बट कॉस्टली. ऊपर दाम पे एक्वायर करना पड़ेगा. नेक्स्ट लाइन, जस्टिफिकेशन. इसका जस्टिफिकेशन क्या है? सिनर्जी. किसा एडिशनल वैल्यू जनरेट होने वाला है? सिनर्जी. ओके, जस्टिफिकेशन इज सिनर्जी. तो मैंने वो पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किए. अब हो सकता है सिनर्जी के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए. सिनर्जी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है. तो या तो आएगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सिनर्जी, और यह आएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर. व्हाट आर द
बेनिफिट्स ऑफ मर्जर, एडवांटेजेस ऑफ मर्जर क्या क्या है। तो एक ही बात है, सिनर्जी, एडवांटेज ऑफ मर्जर। तो पहला तो बात है, ये फिगर्स को अगर देखो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है, फिगर्स देखना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है। ए लिमिटेड का भी 20 लाख शेयर्स है, 500 रुपया शेयर का दाम है, तो उसका मार्केट कैप 20 इंटू 500, 10,000 लाख। बी लिमिटेड का 10 लाख शेयर्स है, 200 रुपया दाम है, मार्केट कैप 2,000 लाख। ठीक है, तो यानी कि बी लिमिटेड का 2,000 लाख बाजार में दाम है। जाहिर है, पढ़े बिगड़ तुम समझ सकता है, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को अक्वायर करेगा तो 2,000 लाख पे या उससे ऊपर, बिकॉज उसके नीचे तो बी लिमिटेड देगा ही नहीं ना अपना शेयर्स, इम्पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंगली सब में लिखा हुआ है, सपोज वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म इज 13,000 लाख, ये लिखा हुआ है, तो होना तो चाहिए था 12,000, 10,000 प्लस 2,000 12,000 है कितना, 13,000, तो एक्स्ट्रा 1,000 क्या है, सिनर्जी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ सिनर्जी 1,000 लाख, द एक्स्ट्रा वैल्यू। ठीक है, ये सब मैथ्स अपने बोलने में लगता ही क्या है, प्रॉब्लम है 13,000 निकाला कौन, वहां पे दम चाहिए ना, बिकॉज दोनों बिजनेसेस को समझ के कहाँ कहाँ फायदा होगा, समझ लो। दोनों कंपनी का हेडक्वार्टर्स, अपने बोल रहे हैं एक हेडक्वार्टर्स को बंद कर देंगे, एक ही हेडक्वार्टर होगा, तो उसका जो रेंट है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो स्टाफ है, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर बचेगा ना। चल, कोई काम का बात बोला, ठीक है। तो उसके अलावा दोनों का यहाँ पे फायदा होगा, कुछ डुप्लीकेशन अवॉइड होगा, ये क्रॉस सेलिंग होगा वगैरह वगैरह, तो सारा सर्च करना पड़ता है। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, IB इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ठीक है, दे आर द वंस हु आर अपॉइंटेड टू सर्च द सोर्सेज ऑफ सिनर्जी। ठीक है, तो एंड दे विल चार्ज अकॉर्डिंगली 1%, 0.5% ऑफ द डील वैल्यू, एंड द डील वैल्यू इज ऑब्वियसली वेरी बिग। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स विल सर्च द रीजंस फॉर द सिनर्जी, एंड इट्स अ फैक्ट दैट नो मैटर हाउ मच वी रिस्पेक्ट देम, मोर ऑफन देन नॉट दे आर रॉन्ग। ठीक है, तो दे विल ओवर एस्टिमेट और दे विल व्हाट, अंडर एस्टिमेट द सिनर्जी। प्लस if we talk in Indian context, there will be a lot of corruption involved in all this, कि इन्वेस्टमेंट बैंकर को कौन ज़्यादा खिला रहा है। ठीक है, तो वो सारा इश्यूज भी आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली वो उस हिसाब से अपना गाना गाएगा ना। ठीक है, खराब गा रहे हैं, सुंदर गा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन हु पेड मोर। तो ए वुड लाइक द इन्वेस्टमेंट बैंकर टू शो बी दैट तेरे में दम नहीं है, बात मान, बेच दे। एंड वी वुड लाइक टू शो इन्वेस्टमेंट बैंकर कि आप दिखाइए, बस ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाला नहीं, चला गया तो चला गया, XYZ सब हमारे पीछे लगा हुआ है, हम लोग किसी और को भेज देंगे। ओके, खैर, द कॉमन सोर्सेज ऑफ सिनर्जी और एडवांटेज ऑफ मर्जर्स आर, ठीक है, तो लेट्स नॉट रीड इट, लेट मी एक्सप्लेन एंड देन वी विल रीड इट सो दैट कंफर्ट लेवल इज देयर। सिनर्जी कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक तरह का मर्जर होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर वर्ड से समझ पाएगा। हॉरिजॉन्टल मर्जर इज बिटवीन टू फर्म्स विच आर इन द सेम इंडस्ट्री एंड इन द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, which are in the same industry and in the same stage of the production process. So if you talk about Tata Motors, Land Rover, ठीक है, Jaguar, that's what horizontal merger. If we talk about एकदम old merger जो सबसे famous था, ठीक है, Mercedes Benz, who used to manufacture? Mercedes गाड़ी कौन manufacture किया करता था? Daimler Benz, okay, and that got merged into Chrysler, ठीक है, तो वो दो ऑटो मेजर्स मर्ज किए थे। What merger? हॉरिजॉन्टल। सबसे ज़्यादा मर्जर हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है। अभी बैंकिंग में इंडिया में कौन सा मर्जर हुआ है? कोटक बैंक, ING, व्यासा बैंक, ठीक है, तो ये सारा कौन सा मर्जर्स है? हॉरिजॉन्टल, बिकॉज मर्जर बिटवीन टू फर्म्स विच आर इन द सेम इंडस्ट्री, बैंकिंग, ऑटो, एंड विच आर इन द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में सबसे कमती रिस्क है, बिकॉज दोनों का बिजनेस तो सेम ही है, दोनों का बिजनेस सेम है, समझो, तो दोनों एक दूसरे के बिजनेस को समझता है। ठीक है, तो दोनों इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर लास्ट स्केल पे ऑपरेट करेगा तो एवरेज कॉस्ट विल कम डाउन। बेसिक इकोनॉमिक्स, इफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट व्हाट फॉल्स। तो वो एक रीजन होता है मर्जर का जो बहुत जन रिस्पेक्ट करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके अलावा अगर वर्टिकल मर्जर है, वर्टिकल मर्जर में अंडरस्टैंड कि बेसिकली एक वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन मतलब से ऑयल का बात करें तो ऑयल अल्टीमेटली जो आउटपुट मैन्युफैक्चर हो रहा है कस्टमर के पास, वो ऑयल पहले तो क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्ट, फिर ऑयल क्या हो रहा है? रिफाइन, फिर क्या हो रहा है? मार्केटिंग। तो एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, मार्केटिंग, 3 स्टेज हो गया। तो अगर एक आगे वाला स्टेज वाला कंपनी, रिफाइनिंग वाला, एक्सट्रैक्शन कंपनी से मर्ज कर रहा है, रिफाइनिंग कंपनी के लिए इट्स अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन,
और क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रैक्शन कंपनी के लिए इट इज व्हाट, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन दैट केस उसको वर्टिकल बोलते हैं। टू फर्म्स विच आर इन द सेम इंडस्ट्री बट इन डिफरेंट स्टेज, सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन, रॉ मटेरियल यहीं से आ गया, आउटपुट यहीं सप्लाई हो गया, तो दैट्स कॉल्ड वर्टिकल मर्जर। विच मर्जर? वर्टिकल मर्जर, ओके, वर्टिकल मर्जर। खैर मैं अभी टाइप्स ऑफ मर्जर नहीं डिस्कस कर रहा था, उस पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बताने में आ गया। तो इन दैट केस मर्जर का फायदा क्या क्या है? नंबर वन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। क्या? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। दूसरा हो गया अपना बेटर प्राइसिंग पावर। बेटर प्राइसिंग पावर मतलब अगर दो कंपेटिटर्स है, वो लोग एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तुम प्राइस कट कर रहे हैं कस्टमर को टालने के लिए, फिर हम प्राइस कट कर रहे हैं कस्टमर को टालने के लिए, तुम प्राइस कट हम प्राइस कट, कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है ना अगर प्राइस वॉर में एंगेज्ड है। तो अगर ये दोनों मर्ज कर जाए तब तो सॉर्ट ऑफ मोनोपोली हो गया। तो इन दैट केस दे विल नॉट कट प्राइसेस, दे विल चार्ज अ हायर प्राइस एंड कस्टमर हैज टू पे। तभी तो we have legal laws in place which will prevent such entities to merge together na? Because if they merge together तो ultimately competition hurt हो रहा है, ठीक है। तो because of which regulations may not allow, अप्रूवल नहीं मिलेगा वैसे मर्जर को, बट अगर मिलता है तो यस, बेटर प्राइसिंग पावर, बेटर प्राइसिंग पावर। देयर माइट बी क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक बैंकिंग कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, दोनों मर्ज कर रहे हैं। बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी मर्ज कर रहे हैं, तो बैंकिंग कंपनी का तो इतना डिपॉजिट होल्डर्स है, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा डेटाबेस मिल रहा है टू मार्केट इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू दैट। तो देयर में बी क्रॉस सेलिंग ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट्स। देयर में बी कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज। कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज मतलब इमेजिन करो एक फर्म है जो बहुत ब्रांडेड फर्म है, एकदम नाम है उसका जोर का, पर वो नया नया प्रोडक्ट्स इनोवेट नहीं कर पा रहे। तो ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इनोवेशन नहीं है। और एक नया नया फर्म चालू हुआ है जिसका इनोवेशन जोर का है पर ब्रांड नहीं है। अगर दोनों मर्ज करते हैं तो इसका इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उसके ब्रांड के कारण बढ़िया से बिक पाएगा ना। तो कभी कभी देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, व्हाट आई लैक यू मेक अप फॉर दैट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज। रिवर्स मर्जर, रिवर्स मर्जर जो है वो हुआ टैक्स रीजन के लिए। अ लॉस मेकिंग फर्म अक्वायरिंग अ प्रॉफिट मेकिंग फर्म, अ लॉस मेकिंग फर्म अक्वायरिंग अ प्रॉफिट मेकिंग फर्म टू एंजॉय टैक्स शील्ड, टू एंजॉय टैक्स शील्ड, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट ऑब्वियसली अवेयर ऑफ द सेम, बट इफ A Limited is the profit making firm and it acquires B Limited which is the loss making firm, then in order for A Limited to enjoy the set off of B Limited ka loss, certain conditions are to be fulfilled in taxation. But if B Limited acquires A Limited, then those conditions are not required to be fulfilled. So obviously to enjoy the enormous tax shield, they may do reverse merger where B Limited acquires what? A Limited. Reverse merger to enjoy tax ka synergy. Tax ka synergy. सबसे मेन रीजन फॉर मर्जर इज मैनेजरियल एफिशिएंसी। एक कंपनी है बी लिमिटेड, वो मिसमैनेज्ड है। क्या है? मिसमैनेज्ड। उसका जो प्रमोटर्स मैनेजमेंट है वो लोग हायर सैलरी ले रहे हैं, हायर पर्क्स ले रहे हैं, ओके। वो लोग अपना ही सारा चला रहे हैं और फास्ट डिसीजन नहीं ले रहे हैं, गलत डेट इक्विटी रेशियो है, गलत डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ठीक है। तो वो कंपनी में एकदम बहुत अच्छा पोटेंशियल है, गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस कंपनी के पास, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसका शेयर का दाम एकदम गिरा हुआ है। तो ए लिमिटेड ने उसको अक्वायर किया ऊपर दाम पे, और अक्वायर करके मैनेजमेंट को चेंज किया, अपना मैनेजमेंट पुट इन किया और वैल्यू क्रिएट किया। सबसे मेन इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। इनफैक्ट ये इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है कि इसी के कारण डर के मैनेजमेंट एक सर्टेन लेवल से पैथेटिक परफॉर्मेंस करता नहीं है। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट ना अगर पैथेटिक परफॉर्म करेगा, माने जो हाइट्स होते हैं ना, तो उस केस पे शेयर का दाम इतना गिरेगा कि कोई दूसरा कंपनी उसको उठा के उन लोग को लात मार के निकाल देगा। तो डर से कि यार ऐसा हाल नहीं हो जाए, मैनेजमेंट थोड़ा सा डिसेंसी तो बरतता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। एक बार देखते हैं यहाँ पॉइंट्स क्या क्या लिखा हुआ है। अवॉइडेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, इजी पॉइंट है। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली पावर, एक तरह का ही हो गया देखा जाए, ठीक है। Economies of scale, due to large scale production, average cost will decrease. Cross selling of products, मैंने बैंक इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स, अगर आपके पास सरप्लस फंड्स है तो मैंने डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में क्या बोला था, सरप्लस फंड है तो क्या करोगे, या तो उसको नए प्रोजेक्ट में लगाओगे, या उसको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या क्या करोगे, बाईबैक, या उससे किसी और फर्म को अक्वायर करोगे, ठीक है। तो
यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स, याद नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा था। एक तो ये आईटीसी जो है, आईटीसी ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है। जो सिगरेट में उसका मेन बिजनेस है, होटल्स में गया, उसमें गया, बीच में इसका आईटीसी क्लासिक फाइनेंस था, माने आईटीसी का एक फाइनेंस डिवीजन भी था, ठीक है, जैसे रिलायंस कैपिटल फाइनेंस है, वैसे आईटीसी क्लासिक फाइनेंस था। उसका इतना ज़्यादा बैड डेट्स एनपीएस हुआ और इतना लॉसेस हुआ कि अल्टीमेटली उसको बंद करना पड़ा। तो बहुत बार क्या होता है, सरप्लस फंड आपके पास फ्लो कर रहे हैं और आप शेयर होल्डर्स को देना नहीं चाह रहे, उल्टा पुल्टा एक्विजिशन में लगाओगे, वो बर्बाद हो जाता है पैसा, ठीक है। तो वी क्रिटिसाइज द सेम, बट बोलने को यस, सरप्लस फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय वे ऑफ व्हाट, मर्जर। Complementary resources, वो मैंने बोला ही, फॉर एग्जाम्पल अ बिग फर्म विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज acquiring a small firm with innovative capability. Tax benefits, reverse merger, a loss-making firm acquiring a profit-making firm. Loss of the acquiring firm can be set off against the profits of the acquired firm. उल्टा लिखा हुआ है क्या? उल्टा लिखा हुआ है, कौन किसको acquire किया है? Loss-making firm acquiring a profit-making firm. तो loss of the क्या होगा? Acquired firm. Loss of the acquired firm may be set off against profit of the acquiring firm. Acquired is okay. यहाँ तो बी ए को अक्वायर कर रहा है, तो बी का लॉसेस ए से सेट ऑफ होगा ना, ठीक है। यू मे मार्क द करेक्शन, पेज नंबर 261 में सेकेंड लास्ट बुलेट, पेज नंबर 261 में सेकेंड लास्ट बुलेट, रिवर्स मर्जर, पेज नंबर 261 में सेकेंड लास्ट बुलेट, रिवर्स मर्जर। Okay, loss of the acquired firm, loss of the acquired firm, dash dash dash, profits of the acquiring firm, profits of the acquiring firm, of the acquiring firm. Okay, reverse merger. और लास्ट वाला पॉइंट था इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सिनर्जी, सोर्सेज ऑफ सिनर्जी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो बहुत बार आया हुआ है, बट यस इट इज अ क्वेश्चन दैट माइट हैव कम वंस और ट्वाइस, आई कांट रिमेंबर द फ्रीक्वेंसी, कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सिनर्जी इन अ मर्जर, ठीक है। याद करें क्या क्या पॉइंट्स था, कोई एक पॉइंट मेरे को सबसे पहले याद आता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर अवॉइडेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, दैट इज मोनोपोली पावर, बेटर प्राइसिंग पावर, उसके अलावा एक मैनेजरियल एफिशिएंसी, एक क्या टैक्स, एक क्या क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और क्या कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना प्लीज़, पॉइंट्स को ध्यान रखने में। 3-4 पॉइंट पिकअप किए, जो ध्यान रहेगा वहाँ से। थियरी इन एसएफएम इज़ अ वेरी माइन्यूट अफेयर, ठीक है, जितना याद हो उतना काफ़ी है फॉर द पर्पज ऑफ स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स, गिवन दैट किसी का भी परफॉर्मेंस थियरी में बहुत ब्रिलियंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत परफेक्शन एम नहीं करना चाहिए इसमें। देर आर सम illogical reasons which are cited for merger and which are not entertained by public. Illogical reasons for merger, ये जो बोल रहे थे इसमें कुछ तो लॉजिक था। illogical reasons for merger, तो illogical reasons for merger में मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया मेगलोमेनिया। मेनिया माने क्या? पागलपन, और मेगा माने क्या होता है? बड़ा, बड़ा बनने का पागलपन, ठीक है। A firm just wants to become bigger and bigger and bigger and bigger, and illogically it is acquiring other firms, megalomania. Hubris spirit, दूसरे को खा के ही तुमको शांति मिलता है, animal instinct. Hubris spirit नाम ही ऐसा, it means animal instinct. Okay, you have that tendency to just eat away others, ठीक है। Diversification, diversification वर्ड अपने कौन से चैप्टर में पढ़े हैं? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ही था। तो इन दैट केस फर्म ए और फर्म बी का बिजनेस में नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ए का बिजनेस जब अच्छा, बी का डाउन, ए का डाउन तो बी का अच्छा, तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग मर्ज कर रहे हैं जिससे स्टेबल कैश फ्लोज हो जाएगा। वो डायग्राम याद आ रहा है? स्टेबल कैश फ्लोज अच्छा लग रहा है, अपीलिंग रीजन, पर वो लोग को बोलना पड़ेगा भाई तेरे लोग को मर्ज करने का जरूरत नहीं है, हम दोनों कंपनी का शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लेंगे ना। Why do you need to merge? We will hold A ka shares and B ka shares in our portfolio. So there is no need for them to merge to offer the benefit of what? Diversification. और ये जो पॉइंट नंबर डी है, ये पॉइंट नंबर डी अपने सम्स में काम आएगा। मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, बाद में वापस से रिविजिट करेंगे। बूटस्ट्रैप इफेक्ट ऑफ मर्जर, क्या नाम है?
बूटस्ट्रैप इफेक्ट ऑफ मर्जर, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, कौन से पेज में, पेज नंबर 262 में, बूटस्ट्रैप इफेक्ट ऑफ मर्जर, ये सम्स में काम आने वाला है। पॉइंट नंबर 262 में बूटस्ट्रैप इफेक्ट ऑफ मर्जर। बूटस्ट्रैप वर्ड पहले भी सुना हुआ है क्या? कौन से चैप्टर में? बॉन्ड। बॉन्ड में डिफिकल्ट होगा तुम्हारा याद करना, बट देन कूपन बियरिंग बॉन्ड से 801 से 802 निकालते थे, 802 से 803 निकालते थे। तो मैंने बोला था बूट का एक लेस खोलते तो बाकी लेस अपने आप खुलता जाता है ना, वहाँ बूटस्ट्रैप था। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है सुनना, मेरे पास उड़ने वाला जूता है, तुम्हारे पास नॉर्मल धरती वाला जूता है, तुम मेरा जूता पहनेगा तो तुम भी उड़ सकेगा। बूटस्ट्रैप इफेक्ट बोलने का मतलब ये है, ए लिमिटेड ना, ए लिमिटेड बहुत ही ब्रिलियंट फर्म है जिसका पी रेशियो बहुत हाई है। पी रेशियो का मतलब होता है इज्जत। इफ पीपल आर पेइंग अ हाई पी रेशियो फॉर अ फर्म, इसका मतलब पीपल आर रिस्पेक्टिंग द फर्म्स फ्यूचर। तो ए का पी रेशियो बहुत हाई है, ठीक है। तो बी का पी रेशियो बहुत लो है, यानी बी का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, बी का पी रेशियो बहुत लो है। तो ए बी को सोचा चल एक्वायर कर ले, ए बी को एक्वायर कर लें। ए का ईपीएस था 10, क्या था 10 ईपीएस, बी का ईपीएस था 4, तो ए को बी को 0.4 देना चाहिए। एक्सचेंज रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स 0.4 के रेशियो में इशू करना चाहिए। मेरा ईपीएस 10 है, आपका ईपीएस 4 है, तो मैं आपको एक शेयर के बदले अपना 0.4 शेयर इशू करूंगा। आपका जो एक शेयर है, आई विल इशू 0.4 शेयर्स इंस्टेड ऑफ योर 1 शेयर। हाउएवर आई विल इशू लेस देन दैट, मैं आपको 0.4 से भी कमती इशू करूंगा, बिकॉज आपको पता है ना आप बेकार हो, ठीक है। आपको नहीं पता है तो पी रेशियो चेक कर लो। मेरा पी रेशियो बहुत हाई है, तुम्हारा पी रेशियो बहुत लो है। अपने मीटिंग किए कि मर्ज करते हैं, तुमने बोला सर 0.4 मिलना चाहिए, मैंने बोला नहीं 0.4 क्यों, ठीक है देख ले फ्यूचर किसका ब्राइट है। तो बोला फ्यूचर किसने देखा है, तो बोला बाजार ने देखा है। तो पी रेशियो को देख के ए बी को शांत कर देगा कि उसको पी एक्सचेंज रेशियो क्या मिलना चाहिए, कम 0.3 या 0.25, तो उसको कमती शेयर इशू करेंगे। तो कमती शेयर जब इशू करेंगे ना तो क्या होगा, अगर अपने ईपीएस निकालेंगे ना आफ्टर मर्जर, तो ईपीएस आएगा मेरा प्रॉफिट प्लस तुम्हारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मेरा नंबर ऑफ शेयर्स प्लस तुमको जो हम इशू किया। ईपीएस कैसे निकलेगा, मेरा प्रॉफिट प्लस तुम्हारा प्रॉफिट, कंबाइंड प्रॉफिट डिवाइड बाय मेरा शेयर्स प्लस तुमको जितना शेयर इशू किया, बिकॉज बी लिमिटेड तो बंद ना, तो तुमको ज्यादा शेयर इशू किया है कमती, कमती प्लीज फील इट, कमती तो डिनोमिनेटर कम, तो ईपीएस क्या हो जाएगा ज्यादा, ईपीएस मैथ्स वाइज ज्यादा हो जाएगा। और अगर पब्लिक बेवकूफ है, अगर दुनिया बेवकूफ है, तो वो लोग हो सकता है ए लिमिटेड का वही वाला पी रेशियो लगाए जो मर्जर के पहले था। तो ईपीएस तो हम लोग मैथ्स वाइज बढ़ा दिए, और पी रेशियो अगर सेम लगेगा तो पी रेशियो इनटू हायर ईपीएस इज इक्वल टू व्हाट, हायर प्राइस, ठीक है। तो बट दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया समझता है कि इस कंपनी के अंदर गंदगी आ गया है, गंदगी तो आ गया है। तो उस केस में पी रेशियो ऑफ ए रिमेन्स द सेम और फॉल्स, फॉल्स इन रियल लाइफ। इंस्टीट्यूट के सम्स में इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। नहीं उसे बहुत खराब लगता है ना, वी आर टीचिंग रॉन्ग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सारे के सारे सम्स में जब भी पी रेशियो आफ्टर मर्जर नहीं दिया हुआ है तो ये लोग मानते हैं ए का जो पी रेशियो था वही रहेगा, तो वो रहेगा तो बूटस्ट्रैप होल्ड्स गुड, बिकॉज तब तो शेयर का दाम जोर से भागेगा ऊपर, ठीक है। बिकॉज एज सुन एज यू स्टेप इन टू माई शूज यू कैन ऑल्सो फ्लाई एट द सेम पी रेशियो एज माइन, ठीक है। तो आई टोल्ड यू आई विल बी डूइंग दिस वंस अगेन एज अ पार्ट ऑफ सम्स, बिकॉज जो मैंने बोला कंबाइंड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली वो कंफर्ट तभी आएगा जब सम्स में करेंगे। तो प्लीज रिमेंबर बूटस्ट्रैप इफेक्ट बोलने को दिया, इट विल रिविजिटेड व्हेन वी एंटर द सम्स वाला एरिया, ठीक है। बहुत सारा सम्स इस पे बेस्ड है, ठीक है। अभी तक जो 3 पेजेस कंप्लीट हुए हैं उसमें केवल एक थियरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सिनर्जी। क्या सिनर्जी, तो सिनर्जी इज द पोटेंशियल एडिशनल वैल्यू, ये सब लिखा हुआ था मैंने रीड नहीं किया, एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, एडिशनल वैल्यू 100 मिलियन, याद है 12,000 आया था, 13,000 था, 1,000 एक्स्ट्रा। तो अगर सिनर्जी के ऊपर लिखने आता है तो आप सिनर्जी के ऊपर पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा दोगे कि इसका इतना वैल्यू, इसका इतना वैल्यू, पर मिला के ज़्यादा वैल्यू, उसके बाद सोर्सेज ऑफ सिनर्जी में जितना पॉइंट्स याद रह पाए, ठीक है। तो एग्जाम फोकस का बात करें तो ओनली वन थियरी, सोर्सेज ऑफ सिनर्जी। टाइप्स ऑफ मर्जर, टाइप्स ऑफ मर्जर में मैं 2 तो बोल ही चुका था, कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज, सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज। ओके, ज्यादातर एग्जाम्पल सारा हॉरिजॉन्टल का ही भरा हुआ है। इंडियन एग्जाम्पल कौन सा लिए थे अपने? कोटक बैंक, आईएनजी, व्यासा बैंक, ठीक है। तो टिस्को, कोरस, दैट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, सब स्टील कंपनी है, सेम स्टेज। तो ऑल दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। वर्टिकल मर्जर क्या लिखा हुआ है? सेम इंडस्ट्री बट क्या? डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, डिफरेंट स्टेज। कॉन्सेंट्रिक मर्जर का मतलब होता है डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्रीज। बेस्ट एग्जांपल बैंकिंग और इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों अलग इंडस्ट्री बट रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज ना, दैट्स कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक मर्जर, कॉन्सेंट्रिक। और लास्ट वाला डेंजरस मर्जर है, कौन सा? कॉन्ग्लोमरेट। ये मर्जर ज़्यादातर होता नहीं है, होता है तो ज़्यादातर बर्बादी ही होता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इसलिए मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है, ONGC एंड व्हाट कोक, ठीक है। बोले वो लोग कोक पी के जोश में काम कर पाएगा ONGC का एम्प्लॉइज, फिर सब स्टूपिड रीजन से, ठीक है। तो they are illogically designed conglomerate mergers, different and unrelated industries, different and unrelated industries. So conglomerate mergers are not entertained by the marketplace at all. Horizontal, vertical, concentric and conglomerate. Risk बढ़ते जा रहे हैं इनमें, okay? नहीं, perhaps हाँ ठीक है, higher risk है ना, as you go down, higher risk, chances of failure, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में चारों टाइप्स ऑफ मर्जर लिखा हुआ है, बट अभी तक थियोरी में कभी पूछा नहीं है। आई थिंक पूछे तो आई थिंक याद रखना बहुत ईजी है। हॉरिजॉन्टल सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज, वर्टिकल सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्टेज, कॉन्सेंट्रिक डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्री, कॉन्ग्लोमरेट डिफरेंट एंड अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो लास्ट डिस्कशन है थियरी पोर्शन में, दैट इज ऑन टेक ओवर डिफेंसेस और एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजीज। टेक ओवर डिफेंसेस और एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजीज, मेरे ख्याल से ये दो थियरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। एक है सोर्सेज ऑफ सिनर्जी, दूसरा है टेक ओवर डिफेंसेस। ये दोनों बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली लिखा हुआ है बुक में, तो इन दैट केस इनका आइडिया होना चाहिए कैसे लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो टू थियरी क्वेश्चन सजेस्टेड, नंबर 1 सोर्सेज ऑफ सिनर्जी एंड नंबर 2 व्हाट? टेक ओवर डिफेंसेस। टेक ओवर डिफेंसेस समझा रहा हूँ, टेक ओवर डिफेंसेस ये बहुत इंटरेस्टिंग थियरी क्वेश्चन होता है, लोगों को याद रह जाता है। सुनना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर करना चाह रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर करना चाह रहा है। अगर बी लिमिटेड का मैनेजमेंट चाहता है कि ए लिमिटेड अक्वायर करे तो उसको बोलते हैं फ्रेंडली टेक ओवर। और अगर बी लिमिटेड का मैनेजमेंट नहीं चाहता है, बिकॉज उसको पता है ए लिमिटेड अक्वायर करते ही मेरे को लात मारेगा, तो इट इज व्हाट? हॉस्टाइल टेक ओवर। बिकॉज बी का लिमिटेड का मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, तो इनएफिशिएंट को तो वही लगेगा, ठीक है। काश हम लोग को रोके लोग, ठीक है ना, मैंने नहीं हटाए एंड ऑल दैट। तो इन दैट केस A Limited wants to acquire B Limited. B Limited's management is against the takeover. Is against the takeover. That's called hostile takeover. ठीक है? Some of you might have seen that movie. Okay, movie था Wall Street, जो first वाला। तो उसमें by chance if you happen to see या YouTube में अगर एक बार वो टाइप करके देखो कि Wall Street में वाले मूवी में, तो उसमें this person Gordon was his name. He was wanting to acquire a paper company. Okay, paper company. तो paper company जो था उसका shareholders meeting था. Okay, spread over थे shareholders. It's like 1970s, 80s का time. Okay, and the management was sitting on this round table chair and all that, and they said that this person, Gordon, is a hunter. Okay, he has this terrible attitude of acquiring other companies and selling them off and so on. So in that case, you all should not tender your shares to this person at a higher price. वो तो ऊपर दाम पे shareholders को अपील करेगा कि आप लोग का शेयर का दाम 200 है, मैं आपको 280 दे रहा हूँ, तो आप टेंडर कर दो। तो मैनेजमेंट अपील कर रहा था shareholders को कि आप लोग को सबमिट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, अपना शेयर्स, बिकॉज ये वो है, भेड़िया है, ओके, ह्यूब्रिस स्पिरिट है। तो वहाँ पे दिस पर्सन गिव अ वेरी वंडरफुल डायलॉग। ही सेड दैट दुनिया में एफिशिएंसी तभी आता है, और फैक्ट रियल लाइफ में, जब दो काम में से एक चीज़ होता है,
नंबर वन, या तो खुद का स्टेक्स है, या तो खुद का स्टेक्स है, यू अंडरस्टैंडिंग, इफ यू डोंट स्टडी यू नो यू विल फेल एंड दैट इज वाई यू स्टडी, खुद का स्टेक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो और या फिर बहुत पैशन है, या फिर बहुत जोर का पैशन है, पैशन कोई चीज़ पे एकदम तुम्हारा एकदम पैशनेट है, तो हो सकता है आपका स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं भी है, यू आर वर्किंग इन अ जॉब बट यू लाइक द जॉब सो मच, ठीक है, दैट यू गो ओवर देयर एट 6 AM, होता है ना आर्टिकलशिप पे 6 बजे पहुंच जा रहे, इतना मजा आ रहा है। नहीं, मैंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज आई वॉज once in sitting and listening to a lecture of one of senior CA faculty, and he was motivating the students. तो he said, आप लोगों को क्या लगता है आज के ज़माने में कंपटीशन हाई हो गया है कि लो? तो सबने बोला सर हाई, सबने बोला हाई कंपटीशन हो गया एकदम। तो इन दैट केस बोला एकदम गलत बोल रहे हो आप लोग, लो कंपटीशन है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई कोई बोलोगे कि आर्टिकलशिप में तेरे को 6 घंटा केवल आना है, और वो क्या 9 घंटा या 12 घंटा मन से काम करने को तैयार है? तो ऑब्वियसली नहीं है। तो बोला हम लोग के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, पता नहीं करता था कि नहीं। बोलते हम लोग बोलते सारा काम मेरे को दे दो, टैक्स का काम, इसका काम, उसका काम, मैं सारा करूँगा जिससे कि मेरे पास ज्ञान आता जाए। तो बोले अगर आप लोगों में से कोई भी अगर ऐसा करता है तो यू अंडरस्टैंड क्या हाल होगा आपका। तो कंपटीशन बहुत लो है, you can easily beat your competition by acquiring more and more knowledge. Don't take me otherwise. I'm not supporting or dissupporting him. ठीक है? It is all contextual and situational as to what person should do. ठीक है? Therefore, moral science is precluded from our classes at least. ठीक है? So, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो in that case वो मूवी में वही समझाया कि ये लोग मैनेजमेंट जो है, ये लोग स्टेक तो होल्ड कर रहे नहीं है, इन लोग को तो हाई सैलरी एंड पैकेजेस मिलते जा रहे हैं, ठीक है। ये लोग का जनरल मीटिंग होता है उसका पैसा, और जनरल मीटिंग कहाँ होता है? हवाई में, ठीक है ना, बिकॉज वो लोग कूलली सोच पाएंगे ना फिर कंपनी के बारे में। तो उन सब का कॉर्पोरेट जेट्स का पैसा कौन देते हो? आप लोग, ठीक है। यू जस्ट चेक दैट ये लोग फाइल्स ही ट्रांसफर करते जाते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। 50,000 फाइल ट्रांसफर हो गया होगा, उस पर बिलियंस एंड बिलियंस लॉस हो गया होगा, ठीक है। और मैंने इतने सारे कंपनीज को अक्वायर किया है और उनका वेल्थ यहाँ से वहाँ ले गए, ठीक है, नो सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो बेसिकली स्पीकिंग एंटी टेक ओवर, मैं बोल रहा था हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर मैनेजमेंट डज नॉट वांट इटसेल्फ टू बी व्हाट अक्वायर्ड। तो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगाएगा ना टू प्रिवेंट द टेक ओवर। क्या करे जिससे ये टेक ओवर रुक सके, अक्वायरर अपने को अक्वायर नहीं कर पाए, क्या करे? दैट इज कॉल्ड एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजी। यू अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट? तो टॉपिक डिस्कस हो रहा है व्हाट कैन और शुड बी डन टू अवॉइड द टेक ओवर। ये सब जो टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, दे मे नॉट बी लीगली परमिटेड इन इंडिया, ओके, सम ऑफ देम, बट डजंट मैटर, दीज आर नॉट डिस्कस्ड फ्रॉम एन इंडियन करंट लीगल लॉ पर्सपेक्टिव, दे आर डिस्कस्ड जनरली एज टू क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, इफ अलाउड ओके, इफ नॉट अलाउड नॉट अलाउड। तो उसमें मैं स्ट्रैटेजीज बताते जा रहा हूँ, ऐसे नाम वाइज नहीं चलूंगा बिकॉज देन आई फील आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर। एक स्ट्रैटेजी होता है जिसमें बोलते हैं कि ए अगर बी को अक्वायर करना चाह रहा है तो बी ए को अक्वायर करना चालू कर देगा। बोला तो मेरे को अक्वायर करेगा तो बी विल काउंटर बिड फॉर व्हाट ए। तो इन दैट केस वो भी डर जाएगा, तो इन दैट केस दूध भात दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड पैकमैन स्ट्रैटेजी। पैकमैन मीन्स ऑफेंस इज द बेस्ट मेथड ऑफ व्हाट डिफेंस, ओके। यू स्टार्ट अक्वायरिंग हिम एंड अल्टीमेटली he will also rest at peace and will not be acquired. पैकमैन स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी होता है जिसमें बी लिमिटेड का कुछ वैल्यूएबल डिविजन्स है, बी लिमिटेड का कुछ वैल्यूएबल डिविजन्स है, उनको देख के ए लिमिटेड एक्चुअली अक्वायर करना चाह रहा है बी को, वैल्यूएबल डिविजन्स, ठीक है। तो वो वैल्यूएबल डिविजन्स को बोलते हैं क्राउन जुवेल्स, क्राउन जुवेल्स। तो इन दैट केस बी लिमिटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टेक ओवर अपने वैल्यूएबल डिविजन्स को या तो सेल कर देगा और या फिर लॉन्ग टर्म लीज वगैरह पे लगा देगा, जिससे कि बी लिमिटेड इज नो लॉन्गर अट्रैक्टिव टू ए एंड ए डजंट वांट टू अक्वायर बी। उसको बोलते हैं क्राउन जुवेल्स। क्या बोलते हैं? क्राउन जुवेल्स। वर्ड से पकड़ में आएगा। पहला था पैकमैन स्ट्रैटेजी, वीडियो गेम होता है, और ये क्राउन जुवेल्स, ठीक है। तो क्राउन जुवेल्स में वैल्यूएबल डिविजन्स ऑफ बी। बी लिमिटेड नहीं चाहता है कि ए लिमिटेड उसको अक्वायर करे, पर बी लिमिटेड का एक दूसरा फ्रेंडली कंपनी है कॉल्ड सी लिमिटेड, वो चाहता है सी लिमिटेड अक्वायर कर ले। तो बी सी को इनवाइट करेगा ना फ्रेंड को हेल्प के लिए, तो बी लिमिटेड इनवाइट्स अ फ्रेंडली पार्टी सी
to counter bid for B at a higher price. A ने bid किया होगा B लिमिटेड का 280 रुपीस पे, तो B इनवाइट करेगा C को तुम 300 या 320 पे बिड कर दे, जिससे टेक ओवर रुक जाए. तो इनवाइटिंग अ फ्रेंडली पार्टी. ठीक है, तो अगर फ्रेंडली पार्टी अक्वायर करके उसको कंट्रोल भी करेगा, रन करेगा, उतना इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस वी कॉल इट व्हाइट नाइट. क्या? व्हाइट नाइट. ओके, KNIGHT, व्हाइट नाइट. इट्स लाइक पृथ्वीराज चौहान. ठीक है. एंड और अगर वो फ्रेंडली पार्टी केवल अक्वायर करके उसको पोर्टफोलियो वाइज मेंटेन करेगा, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो कंट्रोल नहीं करेगा तो इट्स कॉल्ड व्हाइट स्क्वायर. व्हाइट स्क्वायर. तो दोनों सिमिलर पॉइंट है, याद रह जाता है. व्हाइट नाइट विल acquire and control. White square will acquire and keep it as a portfolio investment. 4 हो गए अभी तक. One was Pac-Man. Offense is the best method of defense. Second was Crown Jewels. Valuable divisions को sell. Third, White Knight. Acquire, friendly party and control. Fourth, White Square. Acquire and maintain as portfolio investment. ये 4 strategy हुआ. 5वां anti takeover strategy is what we call poison pill. Okay, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ वही वाला बोलते हैं. यहाँ पे poison से कौन सा है? poison put. poison put ये तुम लोग का किया हुआ है. सुनना, 2 तरह का बॉन्ड्स अपने किए थे, कॉलेबल बॉन्ड्स और एक पुटेबल बॉन्ड्स. कॉलेबल, पुटेबल. कॉलेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड था जिसमें कंपनी enjoys the option to buy bonds from the investors prior to maturity. 20 साल का बॉन्ड है, कंपनी चाहे तो 5 साल में पैसा वापस दे देगा. और पुटेबल बॉन्ड में द इन्वेस्टर एंजॉयज द राइट टू सेल द बॉन्ड टू द कंपनी प्रायर टू मैच्योरिटी. पुटेबल बॉन्ड, हु एंजॉयज द ऑप्शन? इन्वेस्टर. आपके पास 20 साल का बॉन्ड, आपका मन 5 साल बाद आप पैसा वापस मांग सकते हो. तो पॉइजन पुट में क्या है, जो बी लिमिटेड है, इन ऑर्डर टू मेक द एक्विजिशन फेल, बी लिमिटेड इश्यूज पुटेबल बॉन्ड्स टू इट्स इन्वेस्टर्स. शेयर होल्डर्स को पुटेबल बॉन्ड इश्यू कर देते हैं. और वो पुटेबल बॉन्ड का जो प्राइस है ना, जिस दाम पे शेयर बॉन्ड होल्डर्स लोग पैसा वापस मांग सकते हैं, उसको प्रीमियम पे रखते हैं. माने उसको रिडीमेबल एट अ प्रीमियम है, हाई प्रीमियम. 100 का बॉन्ड 150 मिलेगा, तो 150 मिलेगा तो बी को तो 150 देना पड़ेगा. तो 150 देने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो पॉइजन हुआ ना. यू हैव टू पे 150 रुपया टू द बॉन्ड होल्डर्स. तो बट इट डज दैट सो दैट ए लिमिटेड को बोलता है आप अक्वायर कर. ठीक है, तो दिन दैट केस 150 रुपया ये लोग सबको मिलियंस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स को देना, तो ये बोलता नहीं रहने दे. ठीक है, तो पॉइजन पुट. पॉइजन बिकॉज इट्स बैड फॉर बी ऑल्सो. मैं जो ही बोल रहा हूँ, वैल्यूएबल डिविजन्स को बेचना बी के लिए भी तो खराब है. तो इट माइट बी बैड फॉर बी. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आर यू विलिंग टू टेक दैट बैड इन ऑर्डर टू अवॉइड द टेक ओवर नॉट. पॉइजन पुट. क्या बोले? पॉइजन पुट. बी लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है, जिसको ए लिमिटेड हटाना चाह रहा है, तो बी लिमिटेड मैनेजमेंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट साइन कर रखा है कि अगर आपको हटाया गया तो आपको इतना इतना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. माने कंपनी हैज टू पे टू द मैनेजमेंट सच बिग कॉम्पेंसेशन इफ इट वाज रिमूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन. तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है. तो जैसे ही ए बी को अक्वायर करेगा तो उतना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा ना मैनेजमेंट को हटाने के लिए. तो ए लिमिटेड विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग व्हाट? बी. इसको बोलते हैं गोल्डन पैराशूट. क्या? गोल्डन पैराशूट. ठीक है, तो गोल्डन पैराशूट आर big compensation packages that has to be paid to the management of the target in case the management was to be removed. ठीक है, तो in that case the raider, acquirer may not be interested in the target. ठीक है, एक बार देखते हैं कौन कौन सा कंप्लीट हुआ है. पैकमैन स्ट्रैटेजी और क्या क्या लिखा हुआ वो भी देख रहा है, जिससे कि पिकअप हो पाए. द टारगेट कंपनी विल मेक अ काउंटर बिड फॉर द अक्वायरिंग कंपनी. ओके, उल्टा उसको अक्वायर करेगा. व्हाइट नाइट एंड व्हाइट स्क्वायर. The target company will invite a friendly party to make a higher bid as compared to the raider, acquiring company. ठीक है, raider कौन होता है? Acquiring company. White knight will control the target, while white square will just invest as a portfolio investment. Crown jewels, the target company will sell off its valuable divisions, bracket the so-called crown jewels, in order to become what? Less attractive in the eyes of the raider. Golden parachute. Target firm enters into an agreement with the senior management wherein huge compensation packages shall be given to the management if they were to be removed from office. Poison put.
target company issues putable debentures which are exercisable at a very high strike price in the event of takeover. ठीक है? तो these are called anti-takeover defenses. ठीक है तो? Okay. So we have completed the theory initial portion of mergers and acquisition, and believe me, apart from bootstrap effect में जो EPS बोल रहा था ना, practical का कोई link ही नहीं है ये सबसे. सम्स एक अलग ही रिदम से होगा. तो इसका मतलब एक्चुअली स्पीकिंग कोई क्लास अगर नहीं भी किया ये वाला और स्ट्रेट अवे मर्जर करता है नेक्स्ट क्लास, उसको समझ में आएगा. ठीक है? फिर भी थियरी आ सकता है और एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तो करना बेटर रहेगा.